कूलम्स लॉ डिस्कस कर रहे थे कल हम लोग। सिंपल बात है कि बहुत ही आसान तरीके से आप फोर्स निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं, फोर्स निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान है कूलम्स लॉ के केस में। एक सवाल मैं अभी जस्ट टेस्ट करता हूँ, आप लोग को बना करके दिखाओ कि बनता है कि नहीं, और उसके बाद आई का कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, जैसे एक सवाल है, एक चार्ज मैं ले रहा हूँ यहाँ पे -8 नैनो कूलम। नैनो मतलब समझते हो, ये n नैनो कूलम पढ़ा जाता है, 10 होता है इसका। और दूसरा चार्ज है वो है 9 माइक्रो कूलम। दोनों ही पॉइंट चार्ज है, मैं पहले ही बताया था कि पॉइंट चार्ज के लिए ही ये चीजें डिफाइंड है, कूलम्स लॉ डिफाइंड है, पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स ही निकाल सकते हैं। क्योंकि बड़ी बॉडीज अगर रहेंगी तो किन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आर की तरफ लोगे। पॉइंट अगर रहे, पॉइंट साइज अगर ऑब्जेक्ट रहता तो आसानी से आप दोनों के बीच का डिस्टेंस आप पता लगा सकते हो कि हाँ भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो कुछ होगा। मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, इससे मान लो लेट्स कंसिडर 9 मिलीमीटर में दे रहा हूँ। ठीक है, दो चार्ज ऑब्जेक्ट है, चलो मैं इसको Q1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं Q2 नाम दे देता हूँ। आपको बताना है कि दोनों चार्ज एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगे वो फोर्स निकालना है। निकलेगा? एफ इलेक्ट्रिकल निकाल कर दिखाओ। कुछ नहीं बोला जा रहा है एक तो सिंपल है, एक मीडियम। माइक्रो हाँ हाँ, एक नैनो है और एक एक नैनो माइक्रो एक है। माइक्रो कूलम हाँ है। हाँ, 10⁻⁻6 है। चलो बनाओ, बहुत ही आसान है, सिंपल। फॉर्मूला क्या था, के, यानी कि के का वैल्यू अगर कुछ नहीं बोला जा रहा है, वैक्यूम है तो 9 × 10⁻⁹ इंटू मॉडुलस ऑफ -8 × 10⁻⁹ इंटू 9 × 10⁻⁻6 होल डिवाइड बाई 9 मिलीमीटर है ना। तो 9 मिलीमीटर कहने का मतलब हो गया 9 × 9 R² होता है ना, फॉर्मूला यही होता है ना, के मॉडुलस ऑफ Q1 Q2 अपॉन R²। तो R सर कट मिलीमीटर में, गया। तो उसे मीटर में बदलना पड़ेगा। मिलीमीटर का मतलब क्या होता है, 10⁻³ मीटर। तो 10⁻³ इंटू 10⁻³ होगा, तो क्या हो जाएगा बताओ। 9 × 10⁻⁹ इंटू 8 × 10⁻⁹ इंटू 9 × 10⁻⁻6 0.8 आएगा। डिवाइडेड बाई 0.8। 81 × 10⁻⁻6। कुछ कैंसिल भी हो रहा है क्या, ये ये और सर ये सब कैंसिल, कैंसिल हो जाएगा। और फिर 81 इन दोनों से 0.8 कट के आएगा। कैंसिल हो गया है ना। और भी कुछ कैंसिल हो रहा है यस सर। क्या, बचा है कहाँ नीचे। है जी, कुछ और भी कैंसिल हो रहा है क्या। 10 to पावर power 9 9 है। सर। तो -9 अब और बताओ कितना आंसर आया, 8 किसी का आया था, किनका किनका आया था भाई। बाद में आया सर। अच्छा अच्छा, बाद में आया। और किसी का आया था, अरे सर यस सर चैट आया सर। 9 देखिए। निकिता का आया था, और किसी का। हाँ हाँ, आप यहाँ से थोड़े ही देख रहे हैं, बोल दो ना यहाँ सर हमारा आया था, हमारा आया था सर। कॉपी थोड़ी देख रहे हाँ सर तो हमारा हैं। चलो वेक्टर फॉर्म इसका बात करते हैं, वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बात करते हैं। देखो क्या है वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ का, उसे समझने से पहले एक चीज आपको समझना पड़ेगा। पता नहीं वेक्टर सब रिवाइज किए हैं कि नहीं, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको रिव्यू करवा देता हूँ।
जैसे मान लो कोई पॉइंट है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a, b, c, यानी कि x कोऑर्डिनेट है इसका a, y कोऑर्डिनेट है b और z कोऑर्डिनेट है c, है ना। हम लोग तो z बुलाते हैं, वो बाहर वाले लोग, तो फॉरेनर लोग जो हैं वो उसको पता नहीं जी क्यों बोलते हैं, मुझे आज समझ में नहीं आता है। उन लोगों को पढ़ाते वक्त काफी ज्यादा परेशानी होती है, वो मैं जेड बोल रहा होता हूँ, वो जी बोल रहे होते हैं। जेड को जी, जब जी ही बोलना था तो जेड को इंट्रोड्यूस क्यों किया? खैर, धरती पर नहीं रहता। हाँ हाँ, कोई बता सकता है कि अगर मैं इसे एक्स एक्सिस ले लूं, अगर इसे मैं वाई एक्सिस ले लूं, तो इसका पोजीशन, इस पॉइंट का पोजीशन बताने वाली ये लाइन, जिसे कि पोजीशन वेक्टर बोला जाता है, पता है तुम लोग को? इसे पोजीशन वेक्टर, अगर मैं इसे ए पॉइंट बोलूं, ये ओ है, तो इस वेक्टर को ओ ए वेक्टर बोला जाएगा, जो कहां से शुरू हुआ है? ओ से, और कहां खत्म हुआ है? ए पर। कोई बता सकता है कि ओ ए वेक्टर को कैसे लिखते हैं हम लोग वेक्टर फॉर्म में, अगर ए का कोऑर्डिनेट पता हो तो? पता है ओ ए को कैसे लिखा जाता है? नहीं पता है, ओहो सो सैड। अच्छा ठीक है, देखो थोड़ा आसान बना देते हैं तब जा करके, पहले इसको एक काम करते हैं, इसको एक्स वाई ही रहने देते हैं, जेड वाला बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे। आई कैप जे कैप लिख के। हाँ, लग तो कुछ वैसा ही रहा है। ए आई देखो कैप प्लस ए बी तक जे पहुंचने कैप। के लिए एक्स के डायरेक्शन में कितना कितना डिस्टेंस चलना पड़ा होगा? क्या कह सकते हैं कि स्मॉल ए चले होंगे यहाँ पर, और फिर ऊपर कितना चले होंगे? स्मॉल बी चले होंगे। A B अरे इधर इसका कोऑर्डिनेट a कॉमा b है, तो इसका मतलब यही ना है कि ऑरिजिन से स्टार्ट करो, x के डायरेक्शन में a डिस्टेंस चलो, yes और फिर y के डायरेक्शन में b डिस्टेंस चलो, और a पर पहुंच जाओ। इसका मतलब तो यही होता है ना? जब बुझ है कि नहीं बुझ है? yes sir यस तो देखो तो ये एक वेक्टर दिख रहा है तुम्हें, और ये भी एक वेक्टर दिख रहा है, तीर लगा दिए तो अब तो वेक्टर दिख ही रहा होगा। ए वेक्टर, ए जो है, ये वाला जो वेक्टर है वो किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, या जेड एक्सिस के अलोंग? बताओ किसके अलोंग है? X हाँ जी, एक्स एक्सिस के अलोंग। चलो आंख तो ठीक है, दिमाग भी थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है। और ये वाला वेक्टर किसके अलोंग है? वाई एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग है। मैग्नीट्यूड कितना है एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए और वाई एक्सिस के अलोंग जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? बी बी। वाह जी, तुम लोगों को तो एबीसीडी आता है। अच्छा, तो ए वेक्टर के ए जो मैग्नीट्यूड है उसका डायरेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इस वेक्टर को क्या मैं ए आई कैप लिख सकता हूँ? आई कैप जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है एक्स एक्सिस के अलोंग, पता है ना? यस सर और इसे कौन सा वेक्टर लिख सकता हूँ? बी जे कैप लिख सकता हूँ। अब देखो तो ट्रायंगल लॉ तो पढ़े ही होगे तुम लोग तो तेज हो, तुम लोग को तो जो एक बार पढ़ा दिया जाए उसके बाद तो फिर अपना नाम भी भूल जाते हो, लेकिन वो चीज जरूर याद रखते हो। तुम लोग का टैलेंट है इतना ज्यादा बढ़िया। तो मैं उसी टैलेंट के आधार पर ये बात तो कह ही सकता हूँ कि ए आई की इस वेक्टर को, जो यहाँ पर ए आई वेक्टर है, और इस वेक्टर को जो कि यहाँ पर बी जे वेक्टर है, इन दोनों को अगर देखूं तो ये हेड टू टेल मैनर में जुड़े हुए, हेड टू टेल मैनर, और हेड टू टेल मैनर में जुड़े हुए हैं, और ये जो है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट ऑर्डर में ये तीसरा वेक्टर जुड़ा हुआ है। ये तीनों एक ट्रायंगल बना रहे हैं, और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पर फॉलो हो रहा है। और उसी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के आधार पर क्या मैं लिख सकता हूँ कि वेक्टर ओ ए इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप, इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ने पर मुझे ये रिजल्टेंट मिलेगा? क्या मैं कह सकता हूँ? यस सर
ठीक है, तो मिल गया। यही तो मैं खोज रहा था कि ओ ए वेक्टर क्या होगा। तो सिंपल ए के कोऑर्डिनेट्स अगर पता हो तो कोऑर्डिनेट्स के आधार पर हम लोग आसानी से ओ ए वेक्टर निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? अगर मान लो कि कोई पॉइंट होता बी और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होते -2,4,3, तो ओ बी वेक्टर का मतलब क्या होता? कोई बताए मुझे। -2 I cap 4 J cap 5 -2 आई कैप प्लस 4 4 J जे कैप। plus 3 K cap. सिंपल है नहीं? यस सर। इससे ज्यादा सिंपल तो मतलब एबीसीडी भी नहीं हुआ होगा। एबीसीडी सीखने में भी कम से कम 2-3 बार पिटाई लगी होगी। यहाँ तो बिना पिटे हुए सीख गया, तुम तो समझदार हो गए और तो तेज हो गए। देखो अब मैं तुमसे पूछूं कि इस OA की लंबाई क्या होगी। अगर तुम्हें ये कोऑर्डिनेट्स A और B पता है तो OA की लंबाई, OA का लेंथ बता सकते हो क्या? कैसा ट्रायंगल ये यहाँ पे दिख रहा है? ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? Right hand. हाँ जी, सबको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। Yes, sir. उसको तो ट्रायंगल ही नहीं दिख रहा है। पूछ रहे हैं कि ट्रायंगल कहाँ पे है? ट्रायंगल भी है क्या? दिख रहा है ना सभी को ट्रायंगल? नहीं दिख रहा है तो हाँ डॉक्टर सर से दिख रहा संपर्क करें, इंसानों के दिख डॉक्टर रहा से। दिख रहा। हाँ जी, तो टकला देखो OA जो है वो क्या हाइपोटेनस है? हाइपोटेनस Yes, sir. हाइपोटेनस है। और तो क्या मैं OA के मैग्नीट्यूड, OA का जो मैग्नीट्यूड, OA वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वही ना A की, OA का लेंथ होता है, OA की लंबाई होती है। इसे इसका मतलब क्या होता है पता है ना? इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ OA वेक्टर। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, आवाज आ रही है? Yes, sir. मुझे बताओ ये बात कि क्या होगा हाइपोटेनस की लंबाई यहाँ पर क्या होगी? Under root A square. √A² प्लस B² होगा। होएगो कि नहीं होएगो? बिल्कुल होएगो। तो क्या किया, अगर तुम्हें OA वेक्टर पता है तो OA का मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बताओ तो OB का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? क्या करोगे? रूट अंडर, बताओ क्या करोगे? कैसे निकालेंगे? -2 होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आएगा? 3K. कितना आना चाहिए? 4 प्लस 16 29. प्लस 9 मतलब मत हटाओ। रूट आवाज आ रही है सबको? डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। क्लियर है आवाज? हाँ यस सर। Yes, sir. तो बताओ क्या होगा यहाँ पे? 29 होगा। 29। बहुत अच्छे। यस सर। तो यहाँ से आसानी से हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब एक वेक्टर होता है जिसे यूनिट वेक्टर बोला जाता है, नाम सुने हो कभी? यस सर, वन वेक्टर। यूनिट वेक्टर, जैसे मान लो तुम्हें निकालना है, कोई वेक्टर है A और ये दिया हुआ है 4i कैप प्लस 3j कैप। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो पता है ना यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका? यूनिट वेक्टर ऑफ A, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन वही है जो वेक्टर A का डायरेक्शन है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है। पता है ना?
तो ए कैप को निकालने का तरीका ही पता होगा कि जो जो वेक्टर है जिसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हो उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट कट के अलग हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। जैसे इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड में, इस वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट तो खत्म, सिर्फ बचा अब डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नीट्यूड की जगह पर अब सिर्फ 1 बचेगा। तो बताओ क्या होगा, ए कैप। मैग्नीट्यूड क्या होगा पहले बताओ ना, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कोई नहीं बता सकता। 5 4 I cap plus 3 J cap divided by 1. तो यहाँ पर हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप डिवाइडेड बाई 5 होगा। तो ए कैप क्या हो गया, yes sir 4/5 आई कैप प्लस 3/5 जे कैप। होएगा कि नहीं होएगा, ये यूनिट वेक्टर आ गया। तो ये सारी चीजें आपको होनी चाहिए जानकारी। कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ने से पहले थोड़ा अच्छे से देख लो, अभी इसी की चर्चा होने वाली है। देख लो अच्छे से, अभी उसके बाद जब उसको उस पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, इसको समझ सकते हैं ऐसे। वेक्टर फॉर्म की अगर बात की जाए कैसे होता है एग्जैक्टली कैसे हम लोग वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया, एक एक्स एक्सेस लिया है, एक वाई एक्सेस लिया है, इस तरीके से। और ये एक चार्ज पार्टिकल लिया जो जिसका पोजीशन वेक्टर को मैं r1 बता रहा हूँ। r1 पोजीशन पर एक पार्टिकल है, एक चार्ज है। लेट्स कंसिडर कि ये q1 चार्ज, और अपने सिंप्लिसिटी के लिए, सहूलियत के लिए मैं इसे पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा जो चार्ज है वो मैं q2 लिया, यहाँ से ऐसे, और इसको भी मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये r2 है। अब देखो q1 और q2 के बीच इतना तो पता होगा आप लोगों को कि रिपल्सन हो रहा होगा, नहीं q1 और q2 के बीच क्या हो रहा होगा, रिपल्सन हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, ये बताओ। q1 और q2 के बीच क्या हो रहा होगा, रिपल्सन है जी। तो q2 पर किधर फोर्स लग रहा होगा, इधर की तरफ कह सकते हैं कि q2 पर इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, और q1 पर इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, और q2 पर इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। कह सकते हैं या नहीं कह सकते। एक चीज और जो मुझे आपको बता देनी चाहिए थी, जो शायद मैं बताना भूल गया, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, उसे सेंट्रल फोर्स ही बोला जाता है। सेंट्रल फोर्स का मतलब समझते हो तुम लोग, सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये फोर्स लगाया जा रहा है, इसका सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट से कोई संबंध नहीं है। सेंट्रल फोर्स कहने का मतलब हो गया कि ये फोर्स दो चार्जेस को मिलाने वाले लाइन के एलोंग ही लग रहा होता है, मिलाने वाली लाइन के एलोंग लग रहा होता है।
एलोंग लग रहा होता है। समझ में आ रही बात? यानी कि ये ऐसा नहीं होगा कि ये जो इसको रिपेल करना है तो ये ऐसे लग रहा होगा, ऐसे नहीं, या फिर ये ऐसे लगा रहा होगा, ऐसे नहीं। दोनों चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन है ना, उसी लाइन के एलोंग ही वो फोर्स लग रहा होगा। तो ऐसा दिख भी रहा है, देखो, है ना? इस तरह के फोर्सेस को सेंट्रल फोर्स बोला जाता है। अब मैं यहाँ पर दो अलग अलग वेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। देखिएगा, एक वेक्टर मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ऐसा, जो कि इधर से इधर है, Q1 से Q2 की तरफ है। एक वेक्टर को इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, अलग नाम दूंगा इसको। और एक दूसरे कलर से मैं एक दूसरा वेक्टर में बनाऊंगा, जिसको कि अलग नाम दूंगा। मैं इसको नाम दे रहा हूँ, लेट्स कंसीडर, यहाँ पे इसको ऐसे बनाऊंगा। दोनों अलग अलग डायरेक्शन है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे का है या नहीं? है या नहीं? है ना? येलो वाला जो वेक्टर है वो 1 से लेकर 2, 1 से 2 गया है। येलो वाला वेक्टर 1 से 2 गया है। येलो वाला वेक्टर 1 से 2 गया है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? R2 माइनस R1 वेक्टर, येलो वाले को देखना, बताना तो तुम लोग देख के बताना, क्या इसे मैं R2 माइनस R1 वेक्टर लिख सकता हूं? और इसे मैं R1 माइनस R2 वेक्टर लिख सकता हूं? बोलोगे